हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चे कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे बच्चे। क्योंकि पेपर में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी जनरली इस पेपर में क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है और हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस में क्यों पढ़ने होते हैं, ये हमें जानना बहुत अधिक जरूरी है बच्चे। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पोर्टेंट जो है वो इस समय काफी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी जो संघर्ष है, उसको एक तरह से समाप्त करने में या उनको कम करने में इन संगठनों का बहुत बड़ा एक प्रकार से क्या होता है, योगदान होता है। तो उन्हीं संगठनों पे हम लोग बच्चे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जो महत्वपूर्ण संगठन, जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यूज होते हैं, उन सभी पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले जिस संगठन पे हमें बातचीत करना है बच्चे, वो हमें करना है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। जब हम बच्चे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की बात करते हैं, यानी ब्रेटन वुड व्यवस्था की जब बातचीत होती है बच्चे, तो ब्रेटन वुड जो था वो एक सम्मेलन 1944 के आसपास ये सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन कराया गया था अमेरिका में। और अमेरिका के जिस शहर में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था बच्चे, उसको हैम्पशायर बोलते हैं। हैम्पशायर राज्य है उसका, अमेरिका का हैम्पशायर राज्य है। तो जो हैम्पशायर स्टेट है बच्चे, वहां पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुए थे, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। और इस ब्रेटन वुड सम्मेलन या फिर इस ब्रेटन वुड सिस्टम, आप इसको सम्मेलन भी बोल सकते हैं बच्चे और ब्रेटन वुड सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इस ब्रेटन वुड जो सिस्टम था बच्चे, जो ब्रेटन वुड सिस्टम था, इस सिस्टम में 3 इंस्टीट्यूशंस पे बातचीत हो रहा था बच्चे। IMF, वर्ल्ड बैंक, जिसको बच्चे हम लोग IBRD भी बोलते हैं। और एक आपका इंस्टीट्यूशन जो बातचीत हुआ था बच्चे, गेट। एक्चुअली गेट पर बातचीत नहीं हो रहा था ब्रेटन वुड सिस्टम के अंतर्गत। ब्रेटन वुड सिस्टम में गेट के जगह पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि ITO पे बात हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन पे क्या हो रहा था, बातचीत हो रहा था। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी ITO जैसी जो संस्था थी, उस पे जो बातचीत था, उसमें बहुत सारी एक प्रकार से असफलताएं देखी गई। बहुत सारे देश ITO को लेकर एक प्रकार से सहमत नहीं हो पाए, तो ITO को निरस्त कर दिया गया बच्चे। और उसके जगह पे एक सिस्टम जो आया था, वो आया था गेट, जो 1948 में एक प्रकार से क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। तो गेट की जो स्थापना है बच्चे, वो 1948 है। और ब्रेटन वुड जो सिस्टम है बच्चे, ये 1944 में आया था। और IMF और वर्ल्ड बैंक जो है बच्चे, वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं 1945 में। IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF को आप बच्चे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जो IMF है बच्चे, उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। और जो वर्ल्ड बैंक है, जिसका पुराना नाम, वर्ल्ड बैंक का जो ओल्डेस्ट नेम है बच्चे, उसको IBRD बोला जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में अगर इसको हम बोले तो विकास और पुनर्संरचना का अंतरराष्ट्रीय बैंक, विकास और पुनर्संरचना का अंतरराष्ट्रीय बैंक जो है बच्चे, वो IBRD। आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का ओल्डेस्ट नेम क्या है, पुराना नाम क्या है, या वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है बच्चे, तो उसको जनरली आप IBRD भी बोल सकते हैं। दूसरी एक चीज जनरली ध्यान में रखना है बच्चे, जो ब्रेटन वुड सिस्टम है बच्चे, इस ब्रेटन वुड सिस्टम का अगर माना जाता है कि जुड़वा संगठन
यानी ट्विंस ऑर्गेनाइजेशंस हम किसको बोलते हैं, जुड़वा संगठन किसको बोला जाता है, तो जनरली वहां पे भी बच्चे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, आपको इन दो इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है बच्चे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। विश्व बैंक बाद में, वर्ल्ड बैंक जो है बच्चे इसके अंतर्गत और भी बैंक आते हैं। एक तो बैंक IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है, MIGA मीगा है, और एक और इंस्टीट्यूशन है बच्चे वर्ल्ड बैंक के अंदर ICSID। ये 5 एजेंसीज जो हैं वो वर्ल्ड बैंक में आती हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 एजेंसीज का एक प्रकार से क्या है बच्चे, ग्रुप है। 5 संगठनों के ग्रुप को हम लोग एक तरह से बच्चे क्या बोलते हैं, विश्व बैंक बोलते हैं। और इस 5 संगठनों में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो आपका IBRD आ ही रहा है बच्चे, IFC आ जाएगा, IDA आ जाता है, और दूसरा इसके अंदर बच्चे जो IDA के अलावा और दूसरा जो संगठन आएगा वो आ जाएगा ICSID आ जाता है, और मीगा आ जाता है। इन 5 एजेंसीज को अगर तुम मिला देते हो बच्चे तो फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का एक प्रकार से क्या हो जाता है, निर्माण होता है। दूसरा जो जर्नलिस्ट हम लोग बातचीत करते हैं किसका, IMF का बच्चे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है बच्चे, ठीक है। अब कभी कभी ये हमें समझना होता है बच्चे कि जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है इसमें हम किस प्रकार से अंतर करेंगे बच्चे। तो IMF और वर्ल्ड बैंक में जब भी कोई आपसे पूछता है कि इन दोनों में अंतर आप कैसे करेंगे बच्चे, सिंपल सी बात है कि IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर करने का भुगतान संतुलन, ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP प्रॉब्लम्स है। अगर आपकी कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है बच्चे, भुगतान, आपका जो भुगतान है वो असंतुलन की स्थिति में, और उस भुगतान को संतुलन की स्थिति में लाना है बच्चे, तो उस स्थिति में आप एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, IMF से बोरोइंग कर सकते हैं। IMF से आप क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में कुछ कैपिटल लेकर आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो भुगतान संतुलन, यानी अगर किसी कंट्री में BOP क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है बच्चे, तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए वो कंट्री कहां पे आएगी बच्चे, IMF में आती है। और IMF में बच्चे करंटली 189 कंट्रीज हैं। IMF में भी 189 कंट्रीज आपको मिलेंगे और वर्ल्ड बैंक में भी 189 कंट्रीज मिलेंगे, क्योंकि आपको IMF की मेंबरशिप्स लेनी होती है बच्चे। जैसे ही आपको IMF की मेंबरशिप्स प्राप्त होगी वैसे ही आपको वर्ल्ड बैंक की भी मेंबरशिप्स क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप्स अगर आप छोड़ते हैं या IMF की मेंबरशिप छोड़ेंगे, वैसे ही दूसरी इंस्टीट्यूशंस की मेंबरशिप्स क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है बच्चे। तो एक IMF की आपको मेंबरशिप्स जैसे ही मिलेगी वैसे ही आप वर्ल्ड बैंक के भी क्या हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं। और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर में आता है IMF और वर्ल्ड बैंक का। एक चीज ध्यान में रखना है बच्चे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 बैंकों की एक प्रकार से क्या है, एजेंसीज है। 5 उसमें एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस है। उसमें से बच्चे इंडिया जो है वो ICSID का मेंबर नहीं है। भारत जो है वो सदस्य किसका नहीं है, वर्ल्ड बैंक में किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो ICSID का नाम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ICSID का जो मेंबर है वो भारत सदस्य नहीं है बच्चे। बाकी मीगा, IBRD, IDA, इन सभी का एक प्रकार से भारत जो है वो क्या है, सदस्य है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर करने की। तो IMF जो है बच्चे वो भुगतान संतुलन, अगर आपकी कंट्री में, आपके देश में भुगतान संतुलन की स्थिति है बच्चे, तो उस भुगतान संतुलन की असंतुलन की समस्या से अगर आपको अपने देश को निकालना है बच्चे, तो वहां पे आपको IMF से क्या करना होता है, मदद लेना होता है। लेकिन अगर आप अपनी कंट्रीज में विकास करना चाहते हैं, आप अपने देश का क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, देश में विकास से संबंधित योजनाओं को लाना चाहते हैं, आप अपने देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से क्या करना चाहते हैं बच्चे, पुनः संरचना करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको वर्ल्ड बैंक से क्या करनी होती है, बोरोइंग करनी होती है। आपको वर्ल्ड बैंक से क्या करना होता है, उधार लेना होता है। कब, जब आपको विकास करना है, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्संरचना करना है, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है बच्चे, तो उस स्थिति में आप किससे मदद ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से मदद ले सकते हैं बच्चे। यही एक बेसिक क्या होता है, अंतर होता है। IMF जो है बच्चे वो कम
अवधि के लिए क्या करता है, एक प्रकार से उधार देता है। जो आईएमएफ है यहाँ पे जो आप उधार लेते हैं उसकी अवधि जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है बच्चे उसकी अवधि जो होती है वो अधिकतम होती है। मतलब लगभग 40 साल तक के लिए, यानी 40 ईयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग कर सकते हैं बच्चे। तो ये एक बेसिक मैंने जो संगठन है बच्चे, वैसे ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन संगठनों का तो उतना योगदान बहुत है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है बच्चे। इन संगठनों को एक तरह से जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ पे इन संगठनों को, या कॉमर्स के जो बच्चे उन संगठनों को ज़्यादा करना होता है। हमें कि इस संगठन ब्रेटन वुड्स सिस्टम को बच्चे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल है ना, ये जर्नलिस्ट हमें क्या करना होता है, एक प्रकार से समझना होता है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम को हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक में किस प्रकार से देखते हैं और ब्रेटन वुड्स सिस्टम के क्या क्या चैलेंजेस थे। क्योंकि जो एक टॉपिक हमें करना होता है बच्चे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टॉपिक को जब हम लोग करते हैं बच्चे, तो वहां पे ये चीज बात होती है कि ब्रेटन वुड जो सिस्टम था इसमें क्या क्या दिक्कतें थी। ब्रेटन वुड जो सिस्टम है बच्चे वो कहीं ना कहीं विकसित देशों को ज्यादा मदद करता था, विकासशील देशों का एक तरह से इस सिस्टम के द्वारा काफी क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो इस वजह से भी सिस्टम की क्या होती है, एक प्रकार से आलोचना होती है बच्चे। तो इसमें हमें जर्नलिस्ट इतनी ही चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अब एक जो हमें चीज देखना है बच्चे, वो कभी कभी हमसे पूछ लेता है G8 के बारे में। ठीक है, G8 समूह 8 है, ग्रुप 8। G8 मतलब जो ग्रुप 8 है बच्चे, इसमें 8 देश आते हैं। ठीक है, और G8 की स्थापना कब हुई थी, तो जनरली G8 की जो स्थापना है, यानी जो G8 का इस्टेब्लिशमेंट है बच्चे, G8 का जो इस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेगा वो 1973। और G8 के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे कुछ कारण जो है बच्चे, कुछ कारक जो हैं वो जिम्मेदार हैं। जैसे तेल संकट का क्या होना, उत्पन्न होना, और तेल संकट समस्या जैसे ही उत्पन्न होती है बच्चे, वैसे ही बहुत सारे देशों में एक प्रकार से आर्थिक भुगतान की समस्या क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो उसी स्थिति को देखते हुए और उस स्थिति से देशों को बाहर निकालने के लिए 1978 में G8 के बारे में क्या किया गया था बच्चे, सोचा गया था कि G8 जैसी संस्था को हम क्या करेंगे, लाएंगे। और जो G8 है बच्चे, एक प्रकार से G8 में विकसित देश आते हैं। G8 में विकसित देश आते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है बच्चे, वो कहीं ना कहीं G8 का एक प्रकार से क्या है, पार्ट है। और G8 में जो कंट्रीज आती हैं उसमें अमेरिका आता है बच्चे, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ठीक है, जापान और इटली। ये जो देश हैं बच्चे वो G8 के एक प्रकार से सदस्य थे। तो जब ये संस्था आई थी बच्चे, तब इसको एक तरह से G7 के रूप में आप देख सकते थे कि साथी देश थे। बाद में इसमें लगभग जो ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, जापान और इटली के द्वारा कहीं ना कहीं G8 की एक प्रकार से क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और तेल संकट जो था बच्चे, कि तेल संकट शुरू हो जाता है क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी एशियाई देश हैं बच्चे, वही तेल की एक प्रकार से क्या है, एक्सपोर्टर हैं। तो उन्होंने एक तरह से तेल के मूल्यों को, तेल का जो प्राइस था, ऑयल जो प्राइस था, ठीक है, उसका रेट को क्या करना शुरू कर दिया, राइज करना शुरू कर दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे देशों में आर्थिक समस्याएं जो थी वो क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी। इससे विकासशील देश भी प्रभावित हो रहे थे और विकसित देश भी क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। तो विकसित देश जो थे वो इस समस्या से एक प्रकार से क्या करना चाहते थे, निकलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से G8 जैसी संस्था के बारे में क्या किया था, उन्होंने सोचा था। और औपचारिक रूप में ये जो बच्चे, औपचारिक रूप में ये संस्था यानी फॉर्मली ये इंस्टीट्यूशन काम करना कब शुरू कर देता है, 1975 से। तो जो G8 है बच्चे वो 1975 से क्या करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है। एक चीज इसमें खास थी बच्चे, पहले ये G7 के तरह से ही दिखता था, लेकिन बाद में इसमें 1997 में रूस को क्या किया गया था बच्चे, G8 का सदस्य बनाया गया था। रूस जो है बच्चे वो G8 का सदस्य जो था वो 1997 में बना था, लेकिन
G8 का 1997 में एक प्रकार से 97 में रूस को सदस्य बनाया गया था बच्चे। हो सकता है कि आपसे कभी कुछ लोग ये पूछ लें कि अच्छा इसके उद्देश्य को बताइए, यानी जो G8 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो G8 का ऑब्जेक्टिव है बच्चे वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर क्या करना, विचार एवं परामर्श देना। तो जो वैश्विक आर्थिक मुद्दे होते हैं बच्चे, वैश्विक जो आर्थिक मुद्दे होते हैं इस पर ये सभी देश एक प्रकार से क्या करते हैं, विचार करते हैं। और जो आर्थिक मुद्दों से संबंधित ये संस्थाएं कहीं ना कहीं परामर्श भी एक प्रकार से क्या करती हैं, देती हैं। तो परामर्श भी इस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो G8 है बच्चे वो कहीं ना कहीं एक विकसित देशों का ग्रुप है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे वो ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल इकोनॉमिकल इश्यूज को क्या करना, स्टडी करना, उसके ऊपर कोई आइडियाज देना और कंट्रियों को एक तरह से क्या करना, एडवाइस देना। तो ये उसका G8 का एक प्रकार से क्या बच्चे, ऑब्जेक्टिव है बच्चे। दूसरा जनरली जो G8 में तो ये कंट्रियों को भी ध्यान में रखना है बच्चे। और रूस कब G8 का सदस्य बना था ये भी आपको पेपर के लिए क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब दूसरी जो चीजें हैं बच्चे, क्योंकि जो G8 है बच्चे, इस G8 में तो ये सदस्य देश जो है सालाना कहीं ना कहीं पर एक प्रकार से क्या होते हैं, मिलते हैं सालाना। ये लोग कहीं ना कहीं एक जगह पे क्या करते हैं, मिलते हैं। दूसरी जो चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे, G8 जो है वो कोई संगठन नहीं है, इसलिए इसका आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। एक्चुअली क्या होता है कि जो G8 देश हैं बच्चे, इन्हीं देशों में इनकी क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं, शिखर समिटें होती हैं। जो शिखर समिट होती है वो इन्हीं देशों में होती हैं, या इन देशों के द्वारा डिसाइडेड किसी कंट्री में क्या होता है, इनका शिखर समिट होता है। तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि G8 जो संगठन है ये एक समूह है बच्चे, हाँ इसकी स्थापना है, लेकिन इसका कोई एक प्रकार से हेडक्वार्टर नहीं है बच्चे। ठीक है, तो G8 का हेडक्वार्टर नहीं है। हाँ एक चीज ध्यान में रखना है बच्चे कि ये जो G8 कंट्री हैं, G8 के अलावा इसमें 5 कंट्री हैं जिनको हम लोग G8+5 बोलते हैं, G8+5। तो जो G8+5 है बच्चे, जो G8-5 ग्रुप है बच्चे, G8-5 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आ जाती हैं, तो उसमें चीन, भारत, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण। तो इन कंट्री, ये जो 5 कंट्री हैं बच्चे, ये एक तरह से G8 की जो भी बैठकें होती हैं, उन G8 के बैठकों में ये देश क्या करते हैं, एक प्रकार से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये G8 के सदस्य नहीं है, लेकिन G8 की बैठकों में एक प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। एक जो चीजें लेटेस्ट है बच्चे, पहले ये जो G8 ग्रुप था, अब इस G8 ग्रुप को हम लोग G7 के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो G8 ग्रुप था उसको अब G7 के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और G7 से जानने के पीछे रीजन क्या है बच्चे, कि क्रीमिया जो युद्ध था बच्चे, क्रीमिया जो मुद्दा था, क्रीमिया मुद्दे के द्वारा, ठीक है, क्रीमिया मुद्दे पर क्या किया गया था कि क्रीमिया मुद्दे पे रूस को G8 से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। जो रूस है बच्चे, रूस को क्रीमिया मुद्दे से क्या किया गया था, बाहर किया गया था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को क्या कर दिया, पृथक करवा दिया। यूक्रेन में रसिया ने हस्तक्षेप करके क्रीमिया को क्या किया था, अलग करा दिया, एक अलग सेपरेट राज्य, नेशंस के रूप में क्या कर देता, स्थापित कर देता। और उस समय कुछ हिंसाएं होती हैं, और उस हिंसा की वजह से एक प्रकार से क्या किया जाता है बच्चे, रूस को एक तरह से G8 से क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चे, जो G8 है बच्चे, G8 से रसिया को किस आधार पे बाहर किया गया था, तो बच्चे वहां ध्यान में रखना है क्रीमिया मुद्दा। क्रीमिया क्या है, एक स्टेट है बच्चे जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रसिया के हस्तक्षेप की वजह से क्रीमिया जो है बच्चे वो आज यूक्रेन से तटस्थ राज्य के रूप में अपना क्या कर रहा है, अस्तित्व रख रहा है बच्चे। तो G8 को जनरली इसको क्या किया गया था, बाहर किया गया था। दूसरा 2000 जो बच्चे, ठीक है, ये चीजें तो जनरली हमने देख लिया। अब दूसरी जो एक चीज इसमें खास देखनी जो होती है बच्चे, जो देखनी है कि मतलब 2018 में इसकी कहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो जो 2018 में मीटिंग्स हुई थी बच्चे G7 स्टेट की, वो हुआ था क्यूबेक सिटी में, यानी क्यूबेक जो सिटी है बच्चे,
क्यूबेक जो सिटी है वो सिटी है तुम्हारी कनाडा में। क्यूबेक सिटी में मीटिंग हुई थी और जो G7 था वहां पे किस किस मुद्दे पर बातचीत हुआ बच्चे, वहां पे एक तरह से लैंगिक समानता, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटीज पर बातचीत की गई थी। दूसरा बच्चे यहाँ पे स्त्री सशक्तिकरण के बारे में, स्त्री सशक्तिकरण, ठीक है, फीमेल एम्पावरमेंट या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में भी एक तरह से बातचीत किया गया था। और ये लोग जलवायु परिवर्तन पे भी क्या करते हैं, बातचीत किया था। जलवायु परिवर्तन पर भी एक तरह से क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया था। और पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटीज पर बात की गई थी, पूरे विश्व सुरक्षा को लेकर एक बातचीत हुआ। तो वर्ल्ड सिक्योरिटी, क्योंकि टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चे, टेररिज्म भी है और खतरनाक जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से। तो बच्चे जनरली क्या होता है कि जब हम पेपर देते हैं तो वहां पे जनरली हमें ये ध्यान में रखना होता है कि G7 की जो समिटें हो रही हैं, जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, वो किस किस देश में हो रहे हैं। तो करंटली जो शिखर सम्मेलन होते हैं उनके एक प्रकार से हमें नाम क्या करने होते हैं, ध्यान में रखने होते हैं कि जो भी शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ है, किस मुद्दे पर बातचीत किया गया। तो जेंडर इक्वलिटीज पर बातचीत हो रहा है, फीमेल एक तरह से एम्पावरमेंट को लेकर बातचीत किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज को और वर्ल्ड सिक्योरिटीज को भी लेकर एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है बच्चे। तो यही G8 है। अब कल की क्लास जब हम करेंगे बच्चे, तो कल की क्लास में एक तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, और भी अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, महत्वपूर्ण जो संगठन है बच्चे, उन पर एक प्रकार से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।